बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है नर्सरी एंड गार्डनिंग टेक्निक से संबंधित, तो इससे संबंधित जितना भी जो SCC का जो आपका पेपर होगा उससे संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पर्सन होंगे, जितने भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होने वाले हैं, सारे सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। अच्छे से करके चले जाना, वीडियो को जोर से वीडियो को पूरा देखना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब करना। और साथ के साथ एक बात बता देता हूँ, काफी बच्चों का सवाल रहता है, सर ये जो PDF आप जो पढ़ा रहे हो ना, ये PDF कहाँ पर मिलेगी, हमें भी पढ़नी है। तो ये PDF हमारा जो टेलीग्राम चैनल होता है ना, टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मिल जाती है ना। वहां पर जाना, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहां पर फाइल वाले सेक्शन में जाकर क्या सर्च कर लेना है, टेलीग्राम चैनल पे जो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा, वहां पर क्लिक करके फाइल वाले सेक्शन में जाओगे और नर्सरी है ये शब्द सर्च कर लेना छोटे शब्दों में, वहां पर PDF देखने को मिल जाएगी। नर्सरी एंड प्लांट टेक्निक्स के नाम से ये PDF है, वो देखने को मिल जाएगी। नर्सरी एंड गार्डनिंग टेक्निक के नाम से आपके सामने PDF देखने को मिल जाएगी, डाउनलोड करके पढ़ लेना। साथ के साथ अगर आप फ्लिपकार्ट और मंत्रा से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो और आपको डिस्काउंट चाहिए, तो कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा प्रोडक्ट ऑप्शन आपके सामने, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, यहां पे क्लिक करके आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आप शुरू करते हैं, आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, नर्सरी क्या है, व्हाट इज ए नर्सरी। तो नर्सरी क्या होती है, आपके सामने पौधे के जो उत्पादन होता है ना भाई, आपको भी पता है, आपके आसपास नर्सरी जरूर होंगी। वहां पर क्या होते हैं, आप जाते हो नर्सरी में और कोई भी प्रकार का पौधा आपको चाहिए वो मिल जाता है, अलग अलग प्रकार का आपके सामने पौधे वो वहां पर उगाए जाते हैं। तो एक इस प्रकार का ऐसा स्थान जहां पर अलग अलग किस्म के आपके सामने पौधे उगाए जाते हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है, आपके सामने नर्सरी के नाम से जाना जाता है। तो प्लेस फॉर राइजिंग प्लांट्स के नाम से ये आपके सामने ये जो डेफिनेशन है, ये आपके सामने अलग भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जिसका अर्थ आपके सामने ये देखने को मिले, पौधा उत्पादित करने के स्थान को ही नर्सरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई, आपके सामने नर्सरी के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, नर्सरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सरी। तो नर्सरी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपके सामने स्वस्थ पौधों को तैयार करना। क्या ऑब्जेक्टिव होता है भाई, जितने भी जो आपके सामने पौधे होते हैं, जो पौधे होते हैं उनको भी आपके सामने जो स्वस्थ पौधे होते हैं, स्वस्थ प्रकार के जो पौधे होते हैं वो तैयार करना आपके सामने नर्सरी का मुख्य उद्देश्य होता है। भाई आपके सामने अब आप पौधे खरीदने जाते हो, है ना, कुछ ऐसे पौधे होते हैं भाई आपके सामने जो डेकोरेशन के फ्लावर खरीदने के लिए चले गए, या रोज खरीदने के लिए चले गए, रोज प्लांट को आपके सामने, गुलाब का फूल खरीदने के लिए चले गए। अब उसके आपके सामने कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं, खराब हुआ है वो, तो वो क्यों खरीद के लाओगे भाई आपके सामने, समझ में आ गया। तो नर्सरी का काम ही ऐसा होता है आपके सामने, जहां पर इस प्रकार के जो बेस्ट किस्म के पौधों को तैयार किया जाता है और ऐसे पौधों को तैयार किया जाता है जिनको आप उगाओ तो वो अच्छे से उग जाए, उनकी अच्छी किस्म हो, वो उस वातावरण में, जैसा आपके आसपास का वातावरण है उसी प्रकार का वहां पर पौधे का बीज लगाया जाता है। समझ में आ गया। अगर आप नर्सरी बना रहे हो तो, और नर्सरी को आपके सामने बनाने के समय, नर्सरी की योजना बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वाइल प्लानिंग ए नर्सरी विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट। तो आपको नर्सरी को, जब नर्सरी का प्लांट लगाना चाहते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए भाई, आपको ध्यान रखना चाहिए मौसम का, आपके आसपास का वातावरण कैसा है। किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, आपका आसपास का वातावरण कैसा है। समझ में आ गया। आपका आसपास का वातावरण, जैसे आप पौधे लगा रहे हो उनके अनुकूल होना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया। अब आप क्या करते हैं, गर्मी का मौसम है और पौधों के ऊपर आपने टिन शेड नहीं लगा रखा है, तो क्या हो जाएगा भाई, पौधे सूख जाएंगे। समझ में आ गया। आपने क्या कर दिया, गर्मी के मौसम में आपने सर्दी के पौधे लगा दिए तो नहीं उगेंगे। तो नर्सरी लगाते वक्त आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। उसका पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है मौसम। मौसम अनुकूल होना जरूरी होता है आपको कोई भी प्रकार के पेड़ पौधे जब लगाते हो तब। समझ में आ गया। तो मौसम बहुत ज्यादा अनुकूल होना चाहिए। अगले वाला, डायरेक्ट सीडिंग का क्या मतलब होता है। तो डायरेक्ट सीडिंग का अर्थ क्या होता है, खेत से सीधे बीज लेना। डायरेक्ट और सीड, कहीं से कहीं आपको पता चल गया होगा, बीज की बात कहीं पर आएगी और डायरेक्ट मतलब सीधे रूप से। तो यही है भाई आपके सामने, खेत से सीधे, खेत में सीधे बीज बोना। आप क्या करते हो, गेहूं की फसल उगाते होंगे भाई आपके सामने, चावल चना जो भी फसल उगाते हैं आपके खेत में, आप क्या करते हो, पिछले फसल का आपके सामने जो बीज था वो रख लिया, या फिर आपके सामने जो किसान केंद्र होते हैं वहां से बीज लेकर आके, और आपको क्या करते हो, सीधा का सीधा बीज है उसको अपने खेत में उगा देते हो, है ना, हल के माध्यम से सीधा का सीधा आपके सामने बीज को उगा देते हो। तो उसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट सीडिंग के नाम से जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता है भाई? अच्छे से याद कर लो, डायरेक्ट सीडिंग के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है आपके सामने ट्रांसप्लांटेशन का अर्थ क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन का अर्थ क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन मीन्स पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोपित करना। अब क्या गए, आपके मम्मी ने बोला भाई कि जा बेटा एक काम कर, काफी दिन से ना जो गुड़हल का जो फूल होता है ना, गुड़हल का जो फूल होता है वो उसका पौधा लगाने का मन कर रहा है, तू जा नर्सरी से पौधा लेकर आ जा। आप आगे भागे गए नर्सरी के अंदर, वहां से आपने गुड़हल का फूल उठाया और क्या क्या आपके सामने घर पे लगाया। तो उस पौधे को आपने नर्सरी पे उगा रखा था, वहां से लेकर आपने उसको अपने घर में लगाया। उसको किस नाम से जाना जाता है भाई? ट्रांसप्लांटेशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ट्रांसप्लांटेशन के नाम से जाना जाता है। ये ऐसा का ऐसा पूछा जाएगा, इसका हिंदी मीनिंग नहीं होता ट्रांसप्लांटेशन का। समझ में आ गया? या फिर आपने क्या किया, आपके एक जो कोई भी आपके सामने जो एक पेड़ है, पेड़ की जड़ों के पास हमेशा क्या था, कोई ना कोई पेड़ लग जाता है। तो शीशम के पेड़ के नीचे बहुत सारी शीशम उग गई, आपने क्या किया, उसको वहां से उखाड़कर कहीं दूसरी जगह पर लगा दी। तो इसको भी किस नाम से जाना जाता है? ट्रांसप्लांटेशन के नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। सारे के सारे बच्चे ये जरूर से कमेंट करना आप कौन सी कॉलेज के विद्यार्थी हो और कौन सी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो। अगले वाला है नर्सरी में आधारभूत संरचना का क्या अर्थ होता है? नर्सरी इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब नर्सरी का जो आधारभूत संरचना उसका क्या अर्थ होता है? इमारत, पानी और उपकरण। तो अगर आप नर्सरी लगाना चाहते हो तो उसके अंदर आपके सामने कुछ चीजें होनी जरूरी है, जैसे इमारत होनी, भाई आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टिन शेड लगा होना चाहिए, जगह होनी चाहिए। अगर यही सब चीजें होंगी तभी तो क्या करोगे, आपके सामने आप नर्सरी बना पाओगे। साथ के साथ पानी और उपकरण है वो भी होना चाहिए, पानी जो पौधों को पानी देने के लिए, और साथ के साथ जो भी उपकरण होते हैं आपके सामने फसल को उगाने में जो मदद होते हैं उनको लगाना भी जरूरी होता है। तो यही है, नर्सरी में आपके सामने कुछ चीजें होनी जरूरी है, जैसे इमारतें, पानी और उपकरण है, ये कम से कम आपके सामने होने चाहिए। तो 6 का सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा। मौसमी गतिविधियों का क्या उदाहरण होता है? एन एग्जाम्पल ऑफ सीजनल एक्टिविटीज इज। तो मौसमी गतिविधि होती है, उनका उदाहरण क्या होता है? आपके सामने जो रोपण है, प्लांटिंग, आपके सामने जितनी भी मौसम गतिविधि होती है, भाई आपके सामने बारिश का मौसम आ गया है ना, तो सबसे भाई बारिश का मौसम में आपके सामने सबसे बढ़िया चीज क्या होती है? आप कोई भी पेड़ पौधा है उसको लगा सकते हो। क्या कर सकते हो भाई? कोई भी पेड़ पौधा होता है उसको लगाने का काम किया जाता है बारिश के मौसम में। तो मौसम गतिविधियां ये होती है, कोई भी रोपण की जो प्लांटिंग की जो प्रक्रिया होती है वो उसके अंदर की जाती है। अगला है, नर्सरी का क्षेत्रफल आपके सामने किस चीज पर निर्भर करता है? भाई उत्पादन की आवश्यकता पर। आपके एरिया में आपने सोचा कि भाई मैं अगर आपके सामने 1000 पौधों की नर्सरी लगाऊंगा, समझ में आ गया? तो इस हिसाब का आपके सामने क्या करोगे, जो नर्सरी बनाओगे। अब आपको लग रहा है कि भाई प्रोडक्शन और बढ़ाने की जरूरत है, तो 10,000 पौधों की नर्सरी बनाओगे तो और ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। तो जितना आपको उत्पादन करना है उतना ही आप क्षेत्र पर रखना पड़ेगा। तो यही है, जो नर्सरी के जो क्षेत्रफल है वो उसके उत्पादन की आवश्यकता पर निर्भर करता है। अगला होता है, नर्सरी में पौधे तैयार करने का क्या लाभ होता है? एडवांटेज ऑफ राइजिंग सीडलिंग्स इन ए नर्सरी। तो कोई भी नर्सरी होता है उसके अंदर अगर आप पौधे तैयार करते हो तो उसका क्या फायदा होता है? तो अगर आप नर्सरी से कोई पौधे लेके आते हो ना, तो उसका सबसे पहला फायदा यही होता है कि वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। क्यों? क्योंकि नर्सरी में भाई कोई आदमी अगर पौधे लगाएगा, बेचेगा, तो उसके पौधे ज्यादा से ज्यादा कब बिकेंगे? जब वो अच्छी किस्म के अच्छे पौधे लगाएगा, है ना। और उसमें वो कैसे लगाते हैं? जैसा मौसम होता है ना आपका उस एरिया का, उस हिसाब से लगाए जाते हैं और अच्छी क्वालिटी के अच्छी किस्म के बीज लगाए जाते हैं। तो ये नर्सरी के अंदर आपको अच्छी गुणवत्ता के पौधे देखने को मिल जाते हैं। अगला है ट्रांसप्लांट, एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसप्लांटेज। तो ट्रांसप्लांट का क्या आपके सामने उदाहरण होता है? पौधे होते हैं, सीडलिंग्स होते हैं, वो आपके सामने ट्रांसप्लांट का उदाहरण होते हैं। समझ में आ गया? चलिए, ये था आपके सामने पहली यूनिट, जिसको अपने विस्तार से देखा। बढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 की तरफ, सीड साइंस एंड सीड टेक्नोलॉजी के नाम से, बीज विज्ञान और बीज प्रौद्योगिकी के नाम से। पहला प्रश्न है, बीज का मुख्य कार्य क्या होता है? द मेन फंक्शंस ऑफ सीड इज। तो आपके सामने बीज का मुख्य आपके सामने कार्य क्या होता है? नए पौधों का विकास करना। क्या करना? आपके सामने जो नए पौधे होते हैं उनको उगाना और आपके सामने उनका विकास करना। भाई खेत में आप गेहूं की फसल लगा रहे हो तो बीज खरीद के लाओगे किसान केंद्र से और फिर उसको खेत में लगाओगे, तभी तो नई फसल उगेगी। ऐसे थोड़ी है कि आपके सामने अपने आप उग जाएगी। तो ये आपके सामने नए पौधों को लगाने के लिए, आपके सामने विकास करने के लिए जो बीज वगैरह होते हैं, सीड वगैरह होते हैं, उनका जो आपके सामने क्या देखने को मिलता है? विकास देखने को। अगला है,
सीड डोरमेंसी का क्या अर्थ होता है? डोरमेंसी का क्या अर्थ होता है? तो सीड डोरमेंसी का अर्थ यही होता है बीज का निष्क्रिय अवस्था में रहना, मतलब बीज उगा तो दिया आपने लेकिन बीज उगा नहीं। तो इसका अर्थ क्या भाई, वो सीड डोरमेंसी में चला गया, बीज है वो निष्क्रिय अवस्था में चला गया। कैसी अवस्था में चला गया? सुस्त पड़ गया भाई, एकदम उग ही नहीं रहा, आपने लगा तो दिया है लेकिन उग ही नहीं रहा। उसको किस नाम से जाना जाता है? सीड डोरमेंसी के नाम से जाना जाता है। सीड है जो आपके सामने, जो बीज है वो निष्क्रिय अवस्था में आपके सामने, वो आपके सामने उग नहीं रहा है, तो इसको सीड डोरमेंसी के नाम से जाना जाता है। अगला है सीड डोरमेंसी के क्या कारण होते हैं? कॉजेज ऑफ द सीड डोरमेंसी। आप तो क्या क्या कारण होते हैं भाई सीड डोरमेंसी? क्यों आपके सामने जो बीज है वो उग नहीं रहा है? तो क्यों नहीं उग रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? कठोर बीजावरण, मतलब आपने जहां पर आपके सामने आपने क्या किया है, जो बीज उगाया वहां की जो ऊपरी परत है वो कठोर है, नहीं है। पौधा होता है वो नन्ना मुन्ना होता है भैया, आपके सामने उसको निकलने के लिए थोड़ी फोफली जगह चाहिए, थोथी जगह चाहिए। इसलिए क्या किया जाता है भाई, कोई भी फसल उगाते हो तो इसलिए क्या क्या उसके कल्टीवेटर लगा दिया जाता है ना, या फिर जो आपके सामने ऊपर की जमीन होती है उसको थोथा किया जाता है ताकि क्या हो सके, बीज है वो सॉफ्ट होता है, हल्का होता है, आसानी से बाहर आ सके। तो यही है, अगर कोई बीज नहीं उग रहा है तो समझ लो उसका ऊपर का जो भूमि है उसका ऊपर का आवरण कैसा है, कठोर आवरण है, इसलिए वो नहीं उग पा रहा है। डोरमेंसी को तोड़ने की विधि कौन सी होती है? ए मेथड टू ब्रेक द डोरमेंसी, मतलब आपके सामने बीज जो निष्क्रिय अवस्था में चला गया है उसको आपको उगाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो? आपके सामने स्केरिफिकेशन कर सकते हो, थोड़ा आप खोद दो भाई। स्केरिफिकेशन मतलब खुरच दो, ऊपर की जो जमीन की मोटी परत है उसको खुरच दो आपके सामने, या फिर जो आपके सामने हेरा लगाते हैं, कल्टे लगाते हैं आपके सामने, या फिर आपके सामने जो जब आप हल लगाते हो तो उसमें भी वो क्या करता है, जमीन को खोदता चला जाता है, थोत्ती करता चला जाता है जमीन को। इसलिए क्या होता है, वो जो बीज होता है वो उगने में उसको सहायक होती है। समझ में आ गया? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? सीड डोरमेंसी के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है सीड स्टोरेज का क्या मुख्य उद्देश्य होता है? भाई जो कोई भी पौधा, जो आपके सामने जो बीज होता है उसको स्टोरेज करने का आपके सामने क्या मुख्य उद्देश्य होता है? जीवन क्षमता को बनाए रखना। क्या करना? कोई भी जो आपके सामने सीड होता है उसकी क्षमता को बनाए रखना, उसको आपके सामने आगे तक आपके सामने बनाए रखना, उसी को किस नाम से जाना जाता है? सीड स्टोरेज के नाम से जाना जाता है, जीवन क्षमता के नाम से जाना जाता है। अगला है सीड बैंक क्या होते हैं? व्हाट इज ए सीड बैंक? तो सीड बैंक क्या होते हैं? बीजों का संरक्षण करना। दो बीजों का जो संरक्षण केंद्र होता है उसको सीड बैंक के नाम से जाना जाता है, मतलब ऐसा केंद्र जहां पर आपके सामने जो बीज है वो आपके सामने पाए जाते हैं, या बीजों को जहां पर आपके सामने रखा जाता है, अलग अलग किस्म के बीजों को रखा जाता है ना। जो किसान केंद्र होते हैं वहां पर आपके सामने बीज खरीद कर लाते हो ना, तो इसी प्रकार से आपके सामने जो बैंक होता है जहां पर बीज रखे जाते हैं, सीड रखे जाते हैं, उसी को सीड बैंक के नाम से जाना जाता है, बीजों के संरक्षण केंद्र के नाम से जाना जाता है। अगला है जेनेटिक्स इरोजन का क्या अर्थ होता है? जेनेटिक इरोजन का क्या अर्थ होता है आपके सामने? विविधता की कमी, मतलब एक प्रकार के आपके सामने जो बीज है ना, वही देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? तो एक ही प्रकार के आपके सामने बीजों को आप बार बार उगाए जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, जो आपके सामने जो फसल है उसका उत्पादन नहीं देखने को मिलेगा। या आपने क्या किया, एक बार बीज लेके आ गए किसान केंद्र से या सीड बैंक से, और फिर आपको जो फसल हुई उसी फसल से आपने दाने रखे फिर से उगा दिए, फिर से उगा दिए, उसी फसल हुई उससे, ऐसे करते रहोगे तो जो आपके सामने बीज है वो अच्छी किस्म का नहीं होगा और आपका उत्पादन कम हो जाएगा। तो यही है, विविधता की कमी देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी का लॉस देखने को मिलता है। अगला है सीड टेस्टिंग का क्या उद्देश्य होता है? पर्पज ऑफ सीड टेस्टिंग इज, तो कोई भी सीड टेस्टिंग का क्या उद्देश्य होता है? गुणवत्ता की जांच होना। क्या सीड टेस्टिंग का क्या मुख्य उद्देश्य होता है आपके सामने? किस प्रकार का आपके सामने बीज है उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए क्या किया जाता है? सीड टेस्टिंग की जाती है। क्या किया जाता है भाई? सीड टेस्टिंग की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा। अगला है सीड सर्टिफिकेट का किससे संबंध होता है? सीड सर्टिफिकेट इज एसोसिएट विद, तो किससे संबंधित होता है सीड सर्टिफिकेट? बीज की गुणवत्ता और शुद्धता से संबंधित होता है आपके सामने सीड सर्टिफिकेट। मतलब आप बीज लेने गए सीड बैंक से
या किसान सेवा केंद्र से, तो वहां पर उन्होंने बीज दिया, साथ के साथ वो सर्टिफिकेट दिया। उस सर्टिफिकेट में लिखा गया है कि ये इस किस्म का बीज है, इसको उगाने से आपका इतना उत्पादित हो सकता है ना। तो यही है, जैसे आपका क्या किया जाता है भाई, स्कूल में जाते हो तो आपको स्कोर कार्ड दिया जाता है, पढ़ाई कर रहे हो तो आप कितने नंबर प्राप्त करें, आपने कितनी पढ़ाई की, इसीलिए तो एग्जाम होते हैं ना। तो इसी तरीके से बीज की गुणवत्ता और शुद्धता को बताने के लिए क्या एक प्रकार का सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है भाई, सीड सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। बीज की गुणवत्ता और शुद्धता को निर्धारित करता है। अगले वाला, बीज की जीवन क्षमता किस चीज पर निर्भर करती है, सीड वाइबिलिटी डिपेंड्स ऑन। तो सीड जो बीज होती है उसकी जीवन क्षमता किस चीज पर निर्भर करती है, तापमान और नमी पर निर्भर करती है। किस चीज पर निर्भर करती है भाई, आपके सामने जो सीड अवेलेबिलिटी होती है वो उसके तापमान और नमी पर निर्भर करती है। अच्छे से समझो, किस चीज पर निर्भर करती है, तापमान और जो नमी होती है उस चीज पर बीज होती है उसकी जीवन क्षमता निर्भर करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से करके चले जाना भाई। तो यूनिट नंबर 2 यहीं तक थी, पढ़ाया मैंने आपको। कैसा लगा, अभी तक वीडियो पूरा देख रहे हो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो भाई। सब्सक्राइब नहीं करते हो, आपके सामने 20,000 सब्सक्राइबर तक अपने को पहुंचना है जल्दी से जल्दी। तो प्लीज बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। अगला वेजिटेशन प्रोपोगेशन एंड प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है आपके सामने, पौधे के भागों द्वारा प्रजनन करना, मतलब जितने भी जो पौधे होते हैं उसके अलग अलग भागों द्वारा जो प्रजनन किया जाता है उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। मैं बताऊं आपके सामने, आपके जाटी होती है ना, जाटी सब जानते हो, राजस्थान के विद्यार्थियों, काफी बार उसके ऊपर आपने क्या देखा होगा, नीम का पौधा उग गया है ना, या फिर पीपल का पेड़ उग गया है, देखा ना आपने। काफी बार आपने देखा होगा पीपल के ऊपर आपके सामने जाटी उगी हुई है। इसको किस नाम से जाना जाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नाम से जाना जाता है। समझ आ गया। तो पौधे के जो भाग होते हैं वहां से प्रजनन देखने को मिलता है, यह भी होता है। इसके अलावा आपके सामने क्या होता है, जो गांठें वगैरह होती हैं वहां से कोई पौधा उग जाता है, उसको भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नाम से जाना जाता है, पौधे के भागों द्वारा प्रजनन। कटिंग क्या होती है, व्हाट इज कटिंग, तना या जड़ का भाग जो नया पौधा बना देता है। तो आप क्या करते हो भाई, आपने अक्सर क्या किया जाता है, कोई भी पौधा होता है, जैसे गुलाब का फूल है तो उसकी जड़ें लगाने की जरूरत नहीं है, उसका अगर तना भी लगा दोगे आपके सामने, कोई भी उसका जो कोई भी भाग लगा दोगे तो उससे क्या हो जाता है, वो उग जाता है। उसको किस नाम से जाना जाता है, कटिंग के नाम से जाना जाता है। तो तना या जड़ का जो भाग है जिससे नया पौधा उगता है उसको किस नाम से जानते हैं भाई, कटिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कटिंग के नाम से जाना जाता है। एयर लेयरिंग किस में किया जाता है, तो एयर लेयरिंग किस में की जाती है भाई, आपके सामने हवा शाखा पर हवा में। जो आपके सामने एयर लेयरिंग क्या होती है, जो कोई भी टहनी होती है ना, उस टहनी के ऊपर आपके सामने कोई भी प्रकार के जो उसके अंदर जो बदलाव करते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, एयर लेयरिंग के नाम से जाना जाता है। शाखा होती है उसके हवा में उसको की जाती है, उसको एयर लेयरिंग के नाम से जाना जाता है। कटिंग के लिए सही मौसम कौन सा होता है, तो कटिंग किया जाता है उसको कब की जाती है, वर्षा ऋतु में। क्यों, क्योंकि कोई भी पौधा होता है उसको उगने के लिए सबसे सहायक मौसम कौन सा होता है, वर्षा ऋतु हो सबसे सहायक मौसम। कौन सा मौसम आपके सामने सबसे सही होता है भाई, वर्षा ऋतु सबसे सहायक मौसम होता है। रूटिंग हार्मोन का प्रयोग कहां पर होता है, रूटिंग हार्मोन इज यूज्ड फॉर, तो रूटिंग हार्मोन का आपके सामने कहां पर प्रयोग किया जाता है, जड़ होती है ना, जड़ों का विकास बढ़ाने के लिए आपको किस प्रकार के हार्मोन का प्रयोग किया जाता है भाई, आपके सामने रूटिंग हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के हार्मोन का प्रयोग किया जाता है भाई, आपके सामने रूटीन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। तो अच्छे से याद कर लो भाई, कोई भी जड़ें होती हैं उनके विकास को बढ़ाने के लिए अपन किस प्रकार के हार्मोन का प्रयोग करते हैं, जो रूटीन हार्मोन का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। जड़ों के विकास को बढ़ाने के लिए आपके सामने रूटीन हार्मोन का प्रयोग करते हैं। क्यों, जितनी ज्यादा मजबूत जड़ें होंगी उतना ही ज्यादा खाद पानी मिलता रहेगा पौधे को, और वो उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो यही होता है आपके सामने, जड़ों को विकास के लिए रूटिंग हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। रूटिंग मीडियम का क्या उदाहरण होता है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ रूटिंग मीडियम इज, तो रूटीन जो मीडियम होता है उसका क्या आपके सामने क्या वो एक उदाहरण बताइए, तो कौन सा होता है, रेत, सैंड होती है ना, जो मिट्टी होती है, वो आपके सामने जो रूटिंग मीडियम होता है उसका एक उदाहरण होता है। मतलब भाई कोई भी जो आपके सामने जड़ें होती हैं, जड़ें कहां पर उगती हैं भाई, आपके सामने रेत होती है ना, रेत होती है उसके अंदर हमेशा जड़ें उगती हैं।
समझ में आ गया। तो जड़ हो गई, पानी हो गई, ये सब रूटिंग मीडियम के नाम से जाना जाता है। अगला है हार्डनिंग ऑफ प्लांट इज। तो हार्डनिंग ऑफ प्लांट को किस नाम से जाना जाता है? पौधे की बाहरी वातावरण के लिए तैयार करना। कोई भी पौधा होता है उसको बाहर के एनवायरनमेंट के लिए तैयार करने को किस नाम से जाना जाता है भाई? हार्डनिंग ऑफ प्लांट के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। तो पौधे का जो बाहरी वातावरण होता है उसको तैयार करने के लिए उसको हार्डनिंग ऑफ प्लांट्स के नाम से जाना जाता है। ग्रीन हाउस का प्रयोग किसमें होता है? तो ग्रीन हाउस इज यूज्ड फॉर। तो कोई भी जो आपके सामने ग्रीन हाउस होता है उसको किस लिए प्रयोग किया जाता है? संरक्षण एवं वृद्धि नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है। किस चीज में उपयोग किया जाता है? कोई भी चीज होती है उसको संरक्षण करने में और उसकी वृद्धि करने में आपके सामने किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? ग्रीन हाउस का। अब आपने क्या देखा होगा कि जो हरे कलर की जो आपके सामने बड़े बड़े घर बनाए जाते हैं और उसके अंदर क्या किया जाता है भाई? पेड़ पौधों को उगाया जाता है। अब उनका क्या फायदा होता है? उनका फायदा होता है हरे हरे घरों का बनाने का, उसमें फिक्स तापमान रहता है, पानी वगैरह की व्यवस्था की जाती है और एक अनुकूल, कोई भी पौधे को उगने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार के जो आपके सामने घर होते हैं उनको ग्रीन हाउस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन हाउस के नाम से जाना जाता है। अगले वाला मिस्ट चेंबर का क्या कार्य होता है? फंक्शन ऑफ मिस्ट चेंबर इज। तो मिस्ट चेंबर का क्या कार्य होता है? अधिक नमी प्रदान करना। तो कोई भी प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको अधिक से अधिक नमी प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई? मिस्ट चेंबर है। मिस्ट मतलब नमी और चेंबर मतलब आपके सामने एक ऐसा घर या भवन जहां पर क्या किया जाता है? नमी प्रदान की जाती है, उसको मिस्ट चेंबर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मिस्ट चेंबर के नाम से जाना जाता है। अगले वाला शेड हाउस का उपयोग किसके लिए होता है? तो शेड हाउस का प्रयोग किसके लिए होता है? शेड मतलब छाया, हाउस मतलब घर। तो इस प्रकार का घर जहां पर आपके सामने क्या किया जाता है? आपके सामने छाया प्रदान की जाती है। भाई कोई भी पौधे उगा रखे हैं आपने, मान लो यहां पर पौधे उगा रखे हैं। अब पौधों को आप सबको पता है भाई उगने के लिए सूर्य का तापमान की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा तापमान मिल जाएगा तो भी उनको नुकसान पहुंच जाता है। तो जैसे जहां पर राजस्थान वगैरह का जगह जहां पर आपके सामने बहुत भीषण गर्मी पड़ती है तो उसके लिए क्या जो शेड हाउस बना दिए जाते हैं जो क्या करते हैं? पौधों को थोड़ा छाया प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है? तापमान भी जितना तापमान चाहिए वो मिल जाता है और आपके सामने जो पौधा होता है उसको उगने में सहायक होता है। चलिए यूनिट नंबर 3 खत्म हो चुकी है, बढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ, बागवानी और लैंडस्केपिंग की तरफ। गार्डनिंग क्या? व्हाट इज गार्डनिंग? गार्डनिंग क्या होती है? आपके सामने पौधे की देखभाल एवं सजावट की जो कला होती है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है? गार्डनिंग के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई भी जो पौधा हो गया उसकी देखभाल करनी है, उसको जो सजावट करना होता है उसी को किस नाम से जानते हैं भाई? अपन आपके सामने गार्डनिंग के नाम से जाना जाता है। तो भाई इस प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं जो आपके घरों में जो सजावट के लिए उपयोग किए जाते हैं, है ना। हाउस होम गार्डनिंग का क्या उद्देश्य होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ होम गार्डनिंग इज। तो वो घर में जो गार्डनिंग की जाती है होम गार्डनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सौंदर्य एवं पोषण। क्या उद्देश्य होता है भाई होम गार्डनिंग का? जो पौधे होते हैं उनका सौंदर्य बढ़ाना और उनके पोषण को बढ़ाना होम गार्डनिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। क्या मुख्य उद्देश्य होता है? जो पेड़ पौधे होते हैं उनके सौंदर्य और पोषण को बढ़ाना होम गार्डनिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अपन। लैंडस्केप गार्डनिंग का संबंध किस चीज से है? तो लैंडस्केप गार्डनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बाहरी क्षेत्र की सजावट करना। क्या करना? जितना भी जो बाहरी क्षेत्र होता है ना उसकी सजावट करने के लिए लैंडस्केप गार्डनिंग का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है भाई? लैंडस्केप गार्डनिंग का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। तो बाहरी क्षेत्र के सजावट के लिए किस प्रकार की गार्डनिंग की जाती है? लैंडस्केप गार्डनिंग का प्रयोग किया जाता है। पार्क का मुख्य घटक कौन से होते हैं? तो व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ पार्क? तो कोई भी प्रकार का पार्क होता है ना उसके मुख्य कंपोनेंट क्या होते हैं? पौधे और लॉन। समझ में आ गया। तो भाई पार्क में आपने क्या देखा होगा? पौधे रहते हैं या फिर घूमने फिरने की जगह होती है आपके सामने, जो सर्कल वगैरह बने रहते हैं भाई यहाँ पर लोग घूमते रहते हैं, जगह रहती है, उसको लॉन के नाम से जाना जाता है। तो पौधे पाए जाएंगे और लॉन वगैरह की जगह पाई जाएगी, है ना, जहां पर तो आपके सामने लोग घूम फिर सके, उसी को क्या कहा जाता है? आपके सामने पार्क के मुख्य घटक होते हैं, पार्क की मुख्य चीजें होती हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन लैंडस्केपिंग का प्रयोग। यूज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन लैंडस्केपिंग मतलब कोई भी पार्क बना रहे हो, कोई नर्सरी बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जिसके अंदर आप क्या करना चाहते हो, आपके सामने जो कंप्यूटर है उसका किस तरीके से प्रयोग कर सकते हो। तो उस चीज की डिजाइन बनाने के लिए या योजना बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं भाई? आपके सामने कंप्यूटर एप्लीकेशन का उपयोग में ले सकते हैं। चलिए
सोयल लेइंग का क्या अर्थ होता है? सोयल लेइंग का क्या अर्थ होता है? उपयुक्त मिट्टी बिछाना। मतलब आपने क्या कर दिया भाई, कोई भी पौधा उगाना चाहते हो और वहां पर मिट्टी बिछा रहे हो, है ना, तो आप उसको किस नाम से जाना जाता है? सोयल लेइंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सोयल लेइंग के नाम से जाना जाता है। जहां पर जिस प्रकार की जो मिट्टी चाहिए उस मिट्टी को बिछाने को सोयल लेइंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा। अगले वाला है मैन्यूरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पर्पज ऑफ मैन्यूरिंग इज, तो कोई भी जो पौधा होता है ना उसको आपके सामने पोषण देने के लिए क्या किया जाता है? मैन्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ए होगा। पोषण देने के लिए, कोई भी पौधे को पोषण देने के लिए मैन्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अगला है वाटरिंग का सही समय क्या होता है? बेस्ट वाटर ऑफ वाटरिंग, तो कोई भी पौधा होता है उसको किस समय पानी देना चाहिए? कब देना चाहिए? सुबह या शाम। क्यों? सुबह व शाम आपके सामने ज्यादा तेज धूप नहीं पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है? वाटर है वो वाष्पीकरण कम होता है, पानी का वाष्पीकरण कम होता है, वाटर इवेपोरेशन कम होता है। दोपहर में दोगे वाष्पीकरण होगा, इससे क्या होगा? पौधे में जो अब वाष्प बन के निकलता है पानी, तो क्या होता है? वो गर्म होता है, तो इससे पौधे की जो पौधा होता है ना वो झुलस जाता है। समझ में आएगा? तो सबसे अच्छा समय क्या होता है? सुबह या शाम को। कभी आपने अपने घर वालों को सुना होगा ना कि भाई दोपहर में पानी मत दे, पौधा खराब हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों जाता है? क्योंकि झुलस जाता है गर्मी की वजह से। कीट एवं रोग प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नियंत्रण व उपाय अपनाना। मतलब आपके सामने जितने प्रकार के कीट वगैरह होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, उनको आप क्या कर सकते हो? नियंत्रित कर सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होता है। 10 नंबर का सही आंसर क्या होगा? हार्वेस्टिंग मीन्स, हार्वेस्टिंग का क्या अर्थ होता है? फसल की कटाई करने को किस नाम से जाना जाता है भाई? हार्वेस्टिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। तो ये था आपके सामने जो पूरा का पूरा नर्सरी एंड गार्डनिंग टेक्निक से संबंधित महत्वपूर्ण पेपर पूरे प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।